ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, है ना। मैंने लास्ट क्लास ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, तो आप देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में। कि मान लीजिए आपका ये इंटरफेस है, क्या है? इंटरफेस। इस पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छा, ये मान लो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम? डेंसर। और ये कौन सा मान लो? रेयर। ठीक है। अब मान लो मैंने रे गिराई ऐसे यहाँ पे, एक रे आ रहा है डेंसर मीडियम में एंगल आई पे, कितने पे? तो ये रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है कि नहीं? अच्छा, तो मान लो यहाँ पे जब ये रिफ्रैक्ट करेगा तो देखो इसको जाना चाहिए था इधर, हम जा किधर रहे? डेंसर से रेयर। तो डेंसर रेयर में हम नॉर्मल से अवे जाते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल था तो अवे मतलब कहीं इधर आएगा, कहीं किधर आएगा? इधर आएगा। ऐसे करते करते एक समय आएगा जब मैं आई को और बढ़ाऊंगा। मान लो मैं आई को भी यहाँ किया, मैं आई को जब यहाँ किया तो ये रे और बेंड हुआ होगा, ये रे और क्या हुआ होगा? और बेंड हुआ होगा। तो ये मान लो I2 मान लो इसको। अब फाइनली मैंने रे को कुछ इस डायरेक्शन में गिराया, यहाँ से एंगल कितना है ये? मान लो ये एक स्पेशल एंगल था जिसको मैंने कहा थीटा सी। क्या कहा? उस पॉइंट पे ये रे अब कहाँ चला गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अलोंग दिस सरफेस, अलोंग दिस सरफेस। यस और नो? सो ये है अपना 1, तो ये भी है 1, ये है अपना 2, तो ये भी अपना 2, ये है अपना 3, तो ये भी अपना क्या है? 3। देखो थर्ड रे का एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? 90 डिग्री। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल of incidence in denser medium such that the corresponding angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. Yes or no? So अगर मैं इसका simplified diagram बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये अगर मैंने गिराया थीटा सी पे तो ये गया आपका ऐसे, that is 90 degree. Clear? So let's define कि सर फॉर्मूला क्या हो सकता है थीटा सी का, right? तो देखो तो यहाँ पे इस सरफेस पे हमारा नीचे डेंसर मीडियम है, सो इट इज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी बोल देता हूँ और इसका क्या बोल देता हूँ? म्यू आर बोल देता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे भी ये म्यू डी है और ऊपर वाला क्या है? म्यू आर है। सो नाउ लेट अस म्यू डी इंटू साइन थीटा सी, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। यहाँ पे आर कितना है भाई साहब? 90 डिग्री। क्या है? तो म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। साइन आर इज 1, हेंस नाउ थीटा सी कम्स आउट टू बी म्यू आर बाय म्यू डी। यस और नो? बोलिए। नाउ म्यू आर जो आपका रेयर मीडियम है, अगर मैं इसको एयर मान रहा हूं, इफ मेरा रेयर मीडियम क्या है? एयर है, तो मेरा म्यू आर कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा म्यू आर? अरे एयर के लिए म्यू कितना होता है? सो डेंसर के लिए तो मान लो म्यू, और हाँ, तो अब बताओ अगर मैं एयर के लिए मान रहा हूं, फॉर एयर, या हमारा रे जा रहा है फ्रॉम, ऐसे लिख लो, फ्रॉम डेंसर टू एयर अगर जा रहा है, फॉर डेंसर टू एयर, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? साइन थीटा सी बराबर म्यू आर कितना हो जाएगा? 1 बाय डेंसर मीडियम दैट इज म्यू डी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes or no? 100%? बोलो। अच्छा, जस्ट इमेजिन और एक केस, जस्ट इमेजिन एक और केस कि हमारे पास जो रे है वो रे इधर जा रहा था ना। अब मान लो एक रे को मैं यहीं से ऐसे गिरा रहा हूं, ऐसे, तो ऐसे ऐसे, तो ये किधर आएगा? एक रे जिसको मैंने ऐसे गिराई वो किधर आ रहा है? ओके, ये मेरा एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा? ये वाला क्या हो गया अब मेरा? तो यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? कितना है? ओके, तो मैं उसका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर रहा हूं, आप शायद समझें कि ये बहुत पास है 90 के, बट नॉट 90। अगर आप फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो एग्जैक्टली 90 है नहीं है, आप समझे बहुत पास।
999999999, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना आएगा, थीटा सी के बराबर आएगा। दिस इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस, दिस इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस, याद रखना इस, या ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलो क्योंकि ये इंसिडेंस है ना, सो यू कैन कॉल दिस ग्रेजिंग इंसिडेंस। कितना बोल दें आप, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ठीक है। 90 के बराबर होने से नहीं होता है थीटा सी, उसका वो सीधा चला जाता है, समझे, वो पूरा ऐसे सीधा चला जाएगा, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं आप, एग्जैक्टली 90 होने से वो सीधा चला जाएगा, ठीक है ना। दोनों के लिए देयर इज नो सच रूल, डेंसर टू रेयर ऑल्सो, रेयर टू डेंसर ऑल्सो, बिकॉज देखो ना, मैं यहाँ पे एक मिरर रख दिया, मान लो यहाँ पे क्या रख दिया, ये इधर आया, लौटा और वापस इधर चला गया, so there is no such rule for theta c, it is always applicable for both the ways, but दोनों में फॉर्मूला सेम ही आएगा। दोनों में फॉर्मूला क्या आएगा, देखो अगर कोई बोल रहा है रेयर टू डेंसर में देख रहा हूँ, कौन सा रे देख रहा हूँ, रेयर टू डेंसर, तो वो कौन सा वाला एग्जांपल लेगा, ये वाला, तो उस टाइम पे अगर उसे प्रूफ करना होगा फॉर्मूला तब भी वो वही लिखेगा। यहाँ पे वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा म्यू इंटू, यहाँ पे ये रेयर है ना, ये म्यू आर है, ये म्यू डी है, तो क्या लिखेगा, म्यू आर इंटू साइन 89.999 अप्रोक्सीमेटली 1 इक्वल टू, ये क्या लिखेगा, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी, सो अगेन साइन थीटा सी कम्स आउट टू बी म्यू आर अपॉन म्यू डी, यस और नो। तो देखो फिर भी आंसर वही आ रहा है, वॉट एवर यू कॉल इट, आंसर वही आ रहा है, न्यूमेरिकली भी सही है, मैथमेटिकली भी सही है, और फिजिकली मिरर भी रख रहा हूं तो फिजिकली भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुई बात, सो थीटा सी इज क्लियर, आई होप। सो थीटा सी कैन बी द व्हाट, थीटा सी हमेशा एंगल तो हमेशा टेंशन मीडियम में ही आ रहा है, ये थीटा सी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नहीं, थीटा सी एंगल हमेशा आ कहाँ पे रहा है, टेंसरी मीडियम में आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं। अब उल्टा केस लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हो और जैसे यहाँ पे आप इंसिडेंट करा रहे हो और फिर रिफ्रैक्शन देख रहे हो, आप ऐसे इंसिडेंस करो और फिर रिफ्रैक्शन देखो, सेम चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ सेम ही है, तुम रियलिटी में समझोगे अगर, है कि नहीं, बोलिए पक्का। नाउ अगर इस पर्टिकुलर एंगल थीटा सी पे ये ऐसे जाके ऐसे गया, मतलब रे कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए था, वो थोड़ा ऐसे बेंड हुआ, फिर ऐसे बेंड हुआ, फिर ऐसे आया। अब अगर मैं और इसको बढ़ाऊंगा, तो अब फाइनली ये रे कहां आ जाएगा, वापस इसी सेम मीडियम में आ जाएगा, वापस किस मीडियम में आ जाएगा, सेम मीडियम में आ जाएगा, है कि नहीं। और इसी सेम मीडियम में जब आ जाता है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज सारा का सारा रेज जो हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया था, वो सारे के सारे थीटा सी के बाद जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे अंदर, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना लिख लिया आप लोगों ने, इतना लिख लिया। बताओ, सो लेट अस इरेज नाउ एंड लर्न सर कि हमें सर याद तो नहीं रहेगा साइन थीटा सी क्या ऊपर म्यू आर या म्यू डी, उसके लिए शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई साहब आपका ये इंटरफेस है, ये वापस से डेंसर है और ये रेयर है कि नहीं। अच्छा आपका रे कहां से कहां गया, आपका रे यहाँ पे गिरा, थीटा सी पे गिरा, तो ये इधर ऐसे गया, है कि नहीं, 90 डिग्री बना रहा है। तो अब ध्यान देना तुम कि जो साइन थीटा होता है या साइन थीटा सी मैं बोल रहा हूं, कोई भी साइन थीटा इज ऑलवेज मतलब लेस देन 1, क्या होगा वो, ऑलवेज लेस देन 1। अरे साइन थीटा सी कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, हाँ 1 के बराबर हो जाएगा, तब तो रिफ्रैक्शन की घटना ही खत्म हो जाएगी, दोनों साइड मीडियम सेम है सर, तो रिफ्रैक्शन क्यों होगा, उस टाइम पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा हमेशा लेस देन क्या होगा 1, ये तो पक्का है ना, ये कभी गलत हो सकता है क्या। अच्छा अगर साइन थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन 1, तो उसके लिए मुझे साइन थीटा सी का वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ, एक म्यू ऊपर आ रहा है और एक म्यू क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर वाला म्यू छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, अरे ये तो लेस देन 1 है ना, तो ऊपर वाला म्यू कैसा होना चाहिए, तो ऊपर रेयर और नीचे रट लो, रेयर बाय डेंसर, खत्म। अब तो याद रह जाएगा, पहले कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ऊपर म्यू डी म्यू आर या म्यू आर म्यू डी, तो अब ऐसे भी स्नेल्स लॉ से भी निकाल सकते हो और अपने बेसिक मैथमेटिक्स के ज्ञान से भी लिख सकते हो कि ऊपर हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रखना है, रेयर वाले का, और नीचे हमेशा किसका रखना है,
क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होता है ना, 1 से तो कम ही होगा आंसर, है कि नहीं? क्लियर है सबको? 100% पक्का। सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आल्सो यू कैन प्रूव इट और सिंपली आल्सो यू कैन प्रूव इट, यस और नो? तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं किताबों की बात करूं तो साइन थीटा सी को वो लिखते हैं 1/μ, बस वो इतना ही लिखते हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो वो बस इतना ही लिखते हैं, इसको एयर का बोलते हैं और इसको वो किसका बोलते हैं, डेंसर मीडियम का। वो ये सब कुछ लिखते नहीं है, डेंसर एयर, वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वरना कुछ बुक्स में देखोगे दे आल्सो राइट इज कोसेक थीटा सी इक्वल टू म्यू, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म। तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पे भी म्यू किसका है, डेंसर मीडियम का, और ये थीटा सी आपको पता है दैट इज द क्रिटिकल एंगल। एम आई करेक्ट? तो ये सब कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये कंफ्यूजन वाली पार्ट थी जो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, अब आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्लियर हुई बात? चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रिटिकल एंगल, दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रिटिकल एंगल, है कि नहीं? अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं, लिख लो पहले इसको, बढ़िया। अब देख, अच्छा ठीक है, तो अब हमें फाइनली पता चला कि एट थीटा सी आर आपका डाला जाता है 90 डिग्री, है कि नहीं? अब जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर करूंगा थीटा सी से, एट एंगल ऑफ व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो कौन सा फेनोमेनन होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो तो यहां पे मैंने गिराई, ये था थीटा सी का एंगल, कितने का एंगल था जिसके लिए ये कैसे जा रहा था, रे ऐसे जा रहा था। लेकिन अब मेरा इंसिडेंट कैसा है, थीटा सी से भी बड़ा, ऐसा। यहां से एंगल कितना है, ये आई है ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये यहाँ पे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दिस विल आल्सो बी हाउ मच, दिस विल आल्सो बी हाउ मच, आई, दिस विल आल्सो बी हाउ मच, आई। यस और नो? बोलिए। तो अगर मैं अभी के लिए आई ना बोल के इसको मैं अल्फा बोल दूं, क्या बोल दूं, तो ये अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा, है कि नहीं? तो इस केस में वापस से मैं अगर डिविएशन पूछूं तुमसे, क्या पूछूं, डिविएशन, तो डिविएशन कितने का हुआ, ये डेल्टा हुआ डिविएशन, और डिविएशन कितने का हुआ बताओ, बताओ, 2 पाई माइनस अल्फा। तुम्हारे पास थोड़ा सोचो, ध्यान से करो, डिविएशन कितना हुआ, हाँ टोटल डिविएशन कितना हुआ, श्योर हैं आप? ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, और ये अल्फा और ये अल्फा, तो हाँ डेल्टा प्लस 2 अल्फा, डेल्टा प्लस बराबर बराबर, तो डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज ग्रेटर देन थीटा सी। यस और नो? बोलिए, कोई परेशानी की बात किसी को भी? क्लियर है आप? ये कब कब होगा, जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन, आगे बढ़ू मैं, हाँ लिखो लिखो आराम से देखो। देखिए ध्यान से कि मान लो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, सिंपल सा सवाल, कि ये आपको कि नीचे आपको μ2 दिया हुआ है और ऊपर μ1 दिया हुआ है, एंड दिस इज द नॉर्मल, एंड जो रे गिराई गई है वो गिराई गई है ऐसे, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको डेल्टा बताना है, डेल्टा बताना है, जल्दी बता दीजिए कितना होगा डेल्टा। सो फर्स्ट ऑलवेज गो एंड चेक कि वेदर इट विल गो फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉट। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा कि नहीं करेगा वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कर लेगा आपका आंसर सही आ जाएगा, बट योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेक कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। सो लेट अस चेक। तो आपको तो पता है कि भाई साहब ये 1 है और ये μ 2 है, तो आप डायरेक्टली पुट करो कि सर हमें उतना स्नेल्स लॉ नहीं लगाना, हम डायरेक्ट पुट करना है। तो साइन थीटा से क्या होता है, रेयर बाय डेंसर, म्यू आर बाय, तो 1/μ, तो 1/2, तो साइन थीटा सी कितना आ गया, दिस इंप्लाइज थीटा सी इक्वल टू हाउ मच, 30। मतलब थीटा सी वाला लाइन कहीं आ रहा होगा,
ये थीटा सी था 30 डिग्री, बट अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी बिकॉज वी नो दैट 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 30 डिग्री इज द थीटा सी। सो अगर ज्यादा है तो ये पक्का क्या शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा, अरे क्या शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये पक्का हो गया कि ये रे अगर जा रही है 45 से तो आएगी भी कितने से, 45 से ही आएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है भाई साहब, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं, बोलेंगे सब लोग। तो ये 45 तो ये भी कितना 45, तो हमारा फॉर्मूला क्या था एंगल ऑफ डिविएशन का, पाई माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज अल्फा, और ये अल्फा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन थीटा सी, देयरफॉर 180 माइनस 2 इंटू 45 दैट इज। सो देखो तो आपका यहाँ पे जाना चाहिए था इसको ऐसे, एंड याद रखना ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई बात, बोले। नाउ लेट अस गो फॉर अ ग्राफ, एक ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, दैट ग्राफ विल बी बिटवीन, जस्ट 1 सेकेंड, वो ग्राफ जो है दैट इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा वर्सेस आई, डेल्टा वर्सेस आई। ये बहुत ही कह सकते हो अच्छा ग्राफ है, बट उतना एक्सप्लेनेशन इस पे हम नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट ग्राफ बता के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उतना आपको इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल अब देखिए, ध्यान समझें आप कि देखना, एकदम ध्यान से देख, जब जब देखना ध्यान से, मान लो ये मेरा रे गिरा, सॉरी, मान लो ये मेरा रे गिरा, ये रे मान ले एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना है एंगल, अच्छा इसको जाना चाहिए था किधर, इधर, बट ये गया किधर, इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया ना, अरे किधर गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, आर हो गया, ये क्या हो गया, ये आर हो गया। अच्छा तो डिविएशन कितने से हुआ, आर माइनस आई, आर माइनस, बहुत बढ़िया, तो डिविएशन हुआ आर माइनस आई। ये कंडीशन कब वाला है, सो ये इसी के अंडर का पहला केस है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन थीटा सी, व्हेन इज लेस देन थीटा सी, है कि नहीं, या इसको अगर हम इक्वल टू भी बोलें तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर हुई बात, लेस देन इक्वल टू थीटा सी, है कि नहीं, बोलेंगे। अच्छा अब देख, ध्यान सुन, डेल्टा इक्वल टू होता है आर माइनस आई। अब आर कितना है मुझे कोई बता सकता है क्या, अगर मैं इसका दे दूं तेरे को म्यू डी और इसका म्यू आर को अप्रोक्सीमेटली अगर 1 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपका देखिए ध्यान से कि स्नेल्स लॉ लगाइए, फिर से क्या लगाइए, स्नेल्स लॉ, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लिख लेना यहाँ पे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, म्यू डी इंटू साइन आई, म्यू डी इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर, yes or no, so sin r comes out to be mu d upon mu r into sin I, therefore r comes out to be sin inverse mu d by mu r into sin I, yes or no, now therefore delta comes out to be sin inverse of mu d by mu r into sin I minus I। यस और नो, बोलिए। तो ये एक नॉर्मल ग्राफ नहीं है, ये एक जाना पहचाना ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है, मतलब इनवर्स साइन फंक्शन का ग्राफ है, तो इसमें ज़्यादा बुद्धि ना लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस समझो और आगे बढ़े, ठीक है, डोंट लाइक उतना सोचने समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, देखना ध्यान से, है ना। ये तो हो गया केस 1 हो गया, ये क्या हो गया। नाउ इन द सेम अगर मैं केस 2 की बात करूँ, यहाँ पे केस 2 की बात करूं, when angle of incidence is greater than, when angle of incidence is greater than theta c, जब वो greater than theta c है तो क्या हो रहा है, आपका रे यहां आ रही है, ये एंगल कितना दिया हुआ था, एंगल अल्फा है ये, जो ग्रेटर देन क्या है थीटा सी,
जो क्या है ग्रेटर देन थीटा सी, और ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि कितना है आई ग्रेटर देन थीटा सी है। तो आप देखो तो ये भी अब कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे जो डिविएशन आई होगी, यहाँ पे जो डिविएशन आई होगी, या अभी इसको आई ही रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा वेरिएबल आ जाएगा वरना। ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, बट ये अब कैसा एंगल आई है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब क्या हो रहा है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे देखो तो डिविएशन अब कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई। इतनी बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट जो ग्राफ पे आएगा ये लिख लेना आपने, ये आर वाला पार्ट में मिटा सकता हूं ना ये वाला। देखो अब जब मैं फाइनली ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जो फाइनली आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ, देखो तो मैं फाइनली प्लॉट ग्राफ कर रहा हूं डेल्टा वर्सेस आई का। किसका? डेल्टा वर्सेस आई का, है ना। तो जब मेरा पहला कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं आई इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू जब आई 0 हुआ तो आर 0 होगा, तो डेल्टा कितना होगा। तो ये ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन। तो पहला पॉइंट मिला सर ये वाला, पहला पॉइंट क्या मिला, ये वाला, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकंड देखो, अगर मेरा आई हुआ थीटा सी, कितना हुआ, आई हुआ थीटा सी, तो आर कितना होगा, पाई बाई 2, कितना होगा, तो डेल्टा कितना होगा, आर माइनस आई, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। तो देखो यहां कहीं पे तुम्हारा रहा होगा थीटा सी, यहां कहीं पे क्या रहा होगा थीटा सी, और थीटा सी पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। तो मैं इसको कहीं यहां प्लॉट कर दे रहा हूं। सो ये इसको और थोड़ा ऊपर करना है तो यहां पे भी कर सकते हो। दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, कहां पे आएगा ये, यहाँ पे। तो एक कोऑर्डिनेट यहां मिला अपने को, है कि नहीं। और ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो ध्यान देना इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैं यही बोल रहा था कि बस इसको तुम समझ लो, इसको इतना कुछ इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे एक्सेप्ट करें कि हाँ इज दिस अ पैराबोला, से नो, इज दिस अ पैराबोला, से नो, इट्स अ साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। जब आप इनवर्स फंक्शन आप अपने मैथ्स वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको जो सर जो भी पढ़ाएंगे वो आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। बट दिस इज अप टिल केस 1, जब तक हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड था, आई लेस देन थीटा सी, ये सर नो। अब याद करो वही वाली थ्योरी कि फोकस के जस्ट पहले तुम माइनस इन्फिनिटी पे थे और फोकस के जस्ट बाद तुम कहां पहुंच गए, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी फिर से ग्राफ टूटेगा, फिर से हो सकता है कहीं डिसकंटिन्यूटी आएगी, फिर से कहीं एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे हम जाएंगे, तो वो सारी चीजें हो सकती है, देख ध्यान से। अब इतना इतना लिखो पहले, देन विल टेक। हाँ केस 2 में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रखा जो थीटा सी से ज्यादा था, थीटा सी से ज्यादा था तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर तुमने डाला थीटा एंगल आई से तो वो रिफ्लेक्ट भी कितने से किया, एंगल आई से, तो डिविएशन कितना हुआ टोटल, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो इसका टोटल एंगल मिला के कितना है 180। तो ये आई है और ये आई है, तो ये डिविएशन कितना हुआ पाई माइनस 2 आई। समझ में आई बात सबको कि नहीं आई, बताइए। सबके लिए दोनों में क्या प्रॉब्लम है ना कि एक में इसमें क्या तुम मिरर रख दो, यहाँ क्या रख दो, हाँ उसके हिसाब से आएगा, आएगा क्या प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वैसे ही आएगा जैसा तुम सोच रहे हो मैथमेटिक्स, उसी हिसाब से आएगा, है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ से रे भेज रहा हूँ और रेरर से डेंसर में भेज रहा हूँ तब, और थीटा सी यहाँ रख रहा हूँ मान लो मैं यहाँ पे, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि थीटा सी जब यहाँ पे ऐसे था तभी ना ऐसे जा रहा था। तो वो कब था, जब हम यहाँ डाल किससे रहे थे,
डेंसर मीडियम में थीटा सी डाल रहे थे तभी होगा वो, समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूंगा, ये हो जाएगा म्यू आर, ये हो जाएगा म्यू डी, और म्यू आर से मैं डालूंगा थीटा सी पे, तो कोई मतलब ही नहीं, तो खत्म हो गया मतलब, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब ही खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या कहता है कि रिफ्रैक्शन जो ये कम वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वहां पे हमेशा 90 डिग्री रहता है, वहां पे हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री। इट माइट बी 90 डिग्री क्या हो सकता है, इट माइट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट माइट बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, डेंसर मीडियम में 90 डिग्री इज नॉट अलाउड। डेंसर मीडियम में हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप म्यू आर में ले रहे हो, तो मैंने क्या कहा, म्यू आर में या तो आप इधर से जाके ऐसे आओगे या इधर से 90 डिग्री में फेंकोगे तो ऐसे आओगे। तो डेंसर में हमेशा आप किस पे आ रहे हो, थीटा सी पे, और इंसिडेंट म्यू आर मतलब लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में आप कैसे आ रहे हो, हमेशा 90 डिग्री। ले रही बात, हाँ, उस 90 डिग्री का नाम बदल जा रहा है, इट कैन बी 90 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट माइट बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात, श्योर है सबको, इतना क्लियर हो गया बात, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द अलग केस जहां पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहां पे आई का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, इट इज ग्रेटर देन थीटा सी, थीटा सी से, हाँ थीटा सी से 90, बिकॉज क्या 90 से ज्यादा कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, क्या 90 ज्यादा कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए वी कैन से दैट आई इज वेरिंग फ्रॉम थीटा सी ग्रेटर या इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालेंगे, अरे इक्वल टू तो यहाँ कवर हो गया ना भाई साहब, हाँ, अब से लेकर कहां तक, पाई बाय 2, कहां तक, पाई बाय 2, है कि नहीं, बोलिए, श्योर हैं आप 100%। चलो अब मुझे बताइए कि अगर मैं आई को रखता हूं पाई बाय 2, कितना रखता हूं, आई को कितना रखा मैंने, और आर को रख, तो आर ऑटोमेटिकली कितना आएगा, आर कितना आएगा, आई को रखा मैंने कितना, तो क्या होगा उससे, नाउ देखो ध्यान से देखो, नाउ जब आपका मैं आई को, किसको, आई को जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी रखा हूं, जस्ट ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, एकदम जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी, है ना, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा सी बोल सकता हूं कि नहीं, आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अरे है कि नहीं, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली थीटा सी है, नहीं, वो थीटा सी से जस्ट आगे है, थीटा सी से जस्ट आगे है, तो आई बराबर कितना लिख सकता हूं, थीटा सी, है कि नहीं। तब जब आई बराबर जस्ट थीटा सी, तो आर भी कितना होगा, थीटा सी तो ज्यादा है, थीटा सी से क्या एक्चुअली में ज्यादा है, तो एंगल आर भी कितना होगा, कितना होगा, एंगल आर क्या होगा, थीटा सी, अरे एंगल आर भी क्या होगा, थीटा सी, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं, जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ दिस आर हैज बिकम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज अब यहाँ पे कौन सी घटना शुरू हो गई है, रिफ्लेक्शन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, है कि नहीं, यस और नो। सो दिस केस 2 वाज टोटली व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे एंगल है आपने कितना चूज किया, जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा सी, उसीलिए एंगल आर भी कितना है, थीटा सी। तो अब ध्यान दे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होगा तो डेल्टा का भी तो फॉर्मूला बदलेगा, डेल्टा का अब ये फॉर्मूला लगेगा, क्या आप डेल्टा का ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं, दिस इज द डेल्टा फॉर केस 1, इट इज ओनली फॉर केस 1। अब डेल्टा का फॉर्मूला यहां से ये लगेगा आपका फॉर केस 2, है कि नहीं। तो अब आप बताइए मुझे कि केस 2 में डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस आई की जगह क्या पुट करूंगा, थीटा सी, यस और नो। तो देखिए इनिशियली कितना पहले आ रहा था आपका, पाई माइनस 2, सॉरी पाई बाय 2 माइनस थीटा सी, अब कितना आ रहा है डेविएशन, जस्ट आफ्टर थीटा सी पे कितना आ रहा है, पाई माइनस 2 थीटा सी, यस और नो, पाई माइनस, अच्छा अब बताओ मुझे डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा सी में ग्राफ किस प्रकार का है, स्लोप कैसा है ग्राफ का, नेगेटिव एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, नाउ अरे थीटा सी तो यहाँ पे आई ही है, यस और नो। सो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ यहाँ पे कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये आई है पता है ना, और ये डेल्टा है, तो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो और एग्जैक्टली जो डेल्टा था, जो क्या था, डेल्टा इनिशियली कितना आया था,
डेल्टा इनिशियली कितना आया था पाई बाय 2 माइनस थीटा सी, डेल्टा कितना आया था पाई बाय 2 माइनस थीटा सी। अब डेल्टा कितना आ रहा है, एग्जैक्टली रिजल्ट डबल हो गया, एग्जैक्टली रिजल्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल हो गया तो ये आधा है तो इसका और एग्जैक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज पाई माइनस 2 थीटा सी, दिस ग्राफ इज पाई माइनस 2 थीटा सी, यस और नो। और ये कहां पे, क्या ये थीटा सी पे, अरे क्या ये पॉइंट थीटा सी पे आ रहा है, जस्ट आफ्टर थीटा सी, जस्ट आफ्टर थीटा सी। तो यहां पे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्या होगा, तो यहाँ पे ओपन आएगा इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होता है कि नहीं। यहाँ पे ग्राफ क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे इंटरवल क्या है, ओपन, और उसके बाद यहां से फिर ऐसे आएगा, यस और नो बोलिए, उसका ग्राफ कैसा आएगा, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा परफेक्ट है, देख ध्यान से, है ना। तो ये ग्राफ अब यहां से नहीं आया भाई साहब, दिमाग घूम गया एकदम, बोलिए। तो यहां तक भाई साहब केस 1 विदाउट टोटल इंडियन रिफ्लेक्शन एट थीटा सी के जस्ट आगे, जस्ट ग्रेटर देन थीटा सी पे आपका डेल्टा क्या हो गया, एग्जैक्टली डबल हो गया। पहले डेल्टा इसके पहले तक यहां पे था, अचानक से डबल हो गया, और एग्जैक्टली थीटा सी पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता इसको, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां डिफाइंड है, यहां इंक्लूडेड है, बट यहां पे डिफाइंड है क्या, नहीं, जस्ट आफ्टर, इसलिए तो वहां पे ओपन इंटरवल रखा है, क्योंकि थीटा सी इक्वल टू थीटा सी यहां इस केस 1 में कवर हुआ था, इसलिए ये ग्राफ यहां पे ऑलरेडी टच कर चुका है, तो क्या ग्राफ फिर से वहां से पास करेगा, नो, सिंगल पॉइंट पे दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं। आर वी क्लियर 100%, ये ग्राफ समझ में आई है आपको, बोलिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिविएशन वर्सेस आई, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये एक जनरलाइज क्वेश्चन भी है, आपको आए तो अच्छी बात, ठीक है। चलो, तो टोटल इंडियन रिफ्लेक्शन के बारे में आप अच्छे सीख गए कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। सो वी हैव प्रिज्म, नॉट प्रिज्म, चलो एक राइट एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। और इसका म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू इसका आपको दिया हुआ है √2 या n, जो भी मानो इसको, n आपको दिया है √2, ये एंगल दिया है आपको फाई, क्या दिया है, फाई, एंगल फाई दिया है। अब आप इस पे एक रे इंसिडेंट करा रहे हो 90 डिग्री पे, ऐसे, तो ये कैसा इंसिडेंस है, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का, इसलिए अनडिविडेड पास हुआ, प्रिज्म के अंदर घुसने के बावजूद भी कैसा गया, अनडिविडेड पास गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0, क्योंकि ये खुद में ही नॉर्मल है, और नॉर्मल के अलोंग ही गिरा है सर 90 डिग्री। ये गलतियां सब करते हैं, आप 90 डिग्री ना करें, ये नॉर्मल है और नॉर्मल के अलोंग ही रे चली गई, तो एंगल आई कितना हो गया, 0, क्योंकि नॉर्मल से ही तो नापते हैं एंगल आई, अरे है कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ फाई, फाइंड द रेंज ऑफ फाई, फाइंड द रेंज ऑफ फाई such that the ray always shows, find the range of phi such that the ray always shows total internal reflection, total internal reflection, yes, बताइए। It always shows टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलो जल्दी बताइए। बाहर का एन आपको पता है, बाहर का एन कितना है 1 और अंदर का एन कितना है √2, सो उसका ध्यान रखें आप। आपको हमेशा इस रे के साथ क्या करवाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस और नो, यस। तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आती है तो ज्यादातर हमारे माइंड में क्या चलता है कि हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं। यहां पे भी आप देखें इस पॉइंट पे आप डेंसर से किधर जा रहे हैं, रेयर। अरे इधर वाले पॉइंट को छोड़ना, इधर वाले पॉइंट में तो कुछ हुआ ही नहीं, सीधा चला गया। तो अब अपना मेन वाला चीज कौन है, यही वाला। अब यहां से बाहर जा रहे हैं डेंसर से रेयर, तो होने का चांसेस तो है टोटल रिफ्लेक्शन, और हमारा कंडीशन भी यही है कि हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। सो नाउ लेट अस वॉच इफ दिस इज फाई, और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसा ड्रॉ करोगे, ऐसे, दिस इज नॉर्मल, यस और नो,
नाउ इफ दिस इज फाई, सॉरी दिस इज व्हाट, ये फाई तो ये भी कितना, तो ये कितना 90 माइनस फाइव। क्या 90 माइनस फाइव इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस सरफेस? अरे यस और नो बोलिए, क्या 90 माइनस फाइव इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस सरफेस, है कि नहीं? नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो इस सरफेस को मैं ए बोल देता हूं, पूरे सरफेस को क्या बोलता हूं, ए बी बोल देता हूं, चलो मान लो। सो फॉर सरफेस ए बी, फॉर सरफेस, एकदम सिंपल सवाल है, फॉर सरफेस ए बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस कम्स आउट टू बी 90 माइनस फाइव। कितना आया? और हमेशा क्या कराना है तुम्हें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा सी। सर व्हाट इज थीटा सी? यहाँ पे आप जा कहां से कहां रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, कुछ नहीं आता है सर, डायरेक्ट पुट कर साइन थीटा सी, साइन की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो ऊपर छोटा क्वांटिटी बाय नीचे बड़ा क्वांटिटी, सो दिस इज म्यू आर बाय म्यू डी, सो म्यू आर रेयर का 1, म्यू डी का कितना √2, सो साइन थीटा सी बराबर 1 बाय √2, थीटा सी बराबर 45 डिग्री, यस और नो? So theta c comes out to be 45. Now I can write it as 90 minus 5 is greater than 45 degree. Therefore, phi कितना होगा? Less than 45 degree. Are we clear? बोलिए. So this is the range of phi for which the given ray will always suffer total internal reflection. Yes or no? बोलिए. सब लोग बोलेंगे. I hope the question was actually very easy. आप सोचते तो 1 मिनट में आपका सवाल बन जाता, कुछ बड़ी बात इसमें नहीं है, बिना पेन के भी कर सकते हो तुम, है कि नहीं? चलो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा सी का कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि म्यू डी बाय म्यू आर या म्यू आर बाय म्यू डी, ऑलवेज इट हैज टू बी लेस देन 1, सो ऊपर छोटा क्वांटिटी बाय नीचे बड़ा क्वांटिटी, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं एक अच्छे सवाल पे, गुड क्वेश्चन। नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है आपका, देखो ठीक है, वी हैव अ, क्या बोल सकते हैं इसको, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है ये, है ना, एंड इस पे यहां से कुछ x दूरी पे, कितने दूरी पे, ये रीजन डार्क है, ये रीजन क्या है, डार्क आ रहा है, और लाइट में कहां से गिरा रहा हूं मैं, लाइट पूरा नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा हूं इस पे, ठीक है। ये रेडियस आपको दिया हुआ है r, है ना, एंड और आपको n दे दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू आपको दिया हुआ है √2, कितना दिया गया है? नाउ फाइंड x जहां पे लाइट नहीं आ रहा है, फाइंड x सच दैट यहां पे रोशनी नहीं है, लाइट ऐसा रिफ्रैक्ट कर रहा है या चीजें ऐसा कुछ हो रहा है कि इस एरिया में लाइट नहीं आ रहा है, हाँ इसके बाद पूरा लाइट आ रहा है बट यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है, तो ये लेंथ कितना होगा वो आपको बताना है जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा सोचे और बताएं मेरे को। हाँ मतलब नहीं, यहां तक लाइट नहीं आ रही है, उसके बाद यहां से लेके पूरा यहां तक लाइट आ रही है, बट यहां पे लाइट नहीं आ रही है। थोड़ा सोचो, एकदम मस्त क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वंस यू थिंक देन यू विल बी एबल टू एक्चुअली थिंक कि क्या हो रहा है। ध्यान देना हर जगह नॉर्मल बदल रहा है, ध्यान देना हर जगह नॉर्मल क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालूं तो ये यहाँ से ऐसे होगा, क्योंकि हम नॉर्मल किसी भी आर्क वाले सरफेस पे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके सेंटर से, तो देखो यहाँ नॉर्मल ये हुआ, यहाँ नॉर्मल ये हुआ, यहाँ नॉर्मल ये हुआ, यहाँ नॉर्मल ये हुआ, हर जगह नॉर्मल बदल रहा है। तो उसी बात पे सोच के थोड़ा मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर। देखते हैं यहाँ पे, देखो मान लीजिए कि ये सारे के सारे कैसे इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, कैसा इंसिडेंस है, तो ये तो पक्का है कि ये इधर जाएगा स्ट्रेट, ये यहां से तो स्ट्रेट पहुंचेगा ना। अब इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे हम, यहाँ पे भी कितना होगा स्ट्रेट, ये भी कैसा होगा स्ट्रेट, ये भी कैसा होगा स्ट्रेट, है कि नहीं, बताएंगे सब लोग, बोलो। अब देखो यहां से ये तुम्हारा सेंटर है, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहां से कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे, अरे नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, सेंटर से यहां ड्रॉ करोगे ना तुम, और यहां पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल तो यहां पे कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, बताओ
यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस रे का? नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? इतना ही है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा सा। यहाँ पे कितना है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे कितना है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर वाले रे के लिए अगर चेक करोगे देखो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यस और नो? तो इमेजिन कर एक रे को, जस्ट सपोज कि वो वाला रे मेरा ये वाला रे है। कौन सा? ये इस रे को थोड़ा एनालाइज करते हैं। पहली बात आप ये बताओ मेरे को कि क्या यहां पे कुछ भी हो रहा है? यहां तो सीधा पास हो रहा है, तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा वो इस सरफेस से हम डिसाइड करेंगे। किस सरफेस से? इस सरफेस से, है कि नहीं ना? इतना तक सर बहुत बढ़िया है। अब पहले तू ये बता कि आप थीटा सी कितना निकाल पाओगे, बताओ। तो आप लिखो पहले sin थीटा सी इक्वल टू 1/√2, सो थीटा सी कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। यस और नो? मतलब 45 डिग्री पे रे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 45 डिग्री के बाद क्या हो जाएगी? टीआर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्योर है आप? 100% पक्का? श्योर ना? ना। अब तो मुझे बता एक बात, ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये एंगल मान लो 45 डिग्री है। ये एंगल मान लो कितना है? जो एंगल 45 डिग्री है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। कितना है? तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? कितना होगा? 90। और वो 90 इस पे टेंजेंट होगा। अरे इस सर्कल पे क्या होगा? वो टेंजेंट। तो एक मिनट के लिए अगर मैं इस x को हटा रहा हूं, तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा। अरे इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा नहीं होगा क्या? तो ये हुआ टेंजेंट। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर है आप या नहीं क्लियर है? श्योर? अच्छा, 45 से नीचे वाले एंगल का क्या होगा? क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, और इस वाले रे के ऊपर वाले में सबका क्या होगा? टीआईआर होगा। मतलब वो सारे के सारे किधर आएंगे? इधर आएंगे। अरे इधर ही आएंगे ना, कहीं पे अंदर ही रहेंगे ना, है कि नहीं? बोलो सब लोग, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? पक्का? बोलो। तो सिंपल लॉजिक ये पता चला सर कि 45 से नीचे वाले, क्या बोल रहा हूं, 45 से नीचे वाले कैसे चले गए? पीछे अपना ट्रांसमिट हो गए। कैसे हो गए? ट्रांसमिट हो गए। एग्जैक्टली 45 वाला किधर आया? 90 डिग्री पे। और इस लाइन के ऊपर वाले सारे इसी मीडियम में लौट आए। सारे किस मीडियम में लौट आए? क्या वो इस मीडियम में गए? अरे क्या वो इस मीडियम में जा भी पाएंगे? नहीं। तो यही हुआ अपना मैक्सिमम रेंज। यही क्या हुआ अपना मैक्सिमम रेंज। यस और नो? बोलेंगे सब लोग यस और नो। तो देख तेरे को ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो। अरे नहीं दिख रहा है क्या? ये जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये यहीं से ना था? ये एक्स है ना? ये एंगल कितना है बताओ? तो ये एंगल अभी मान लो, ये तो आर है, अपने को मालूम है। ये कितना है? आर। और कोई एंगल जो अपने को मालूम? यस सर। ये कितना मालूम है? 45। ये कितना मालूम है? 40। तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 45। यस और नो? अरे बोलते ही नहीं आप। ओके, तो बताओ ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा? कितना होगा? कौन सा वाला? हाँ हाँ, दिस इज ऑल्सो 90। दिस इज ऑल्सो व्हाट? सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? 45। कोई परेशानी नहीं। तो मैंने ये आपको बताया, आप एक्स का वैल्यू बता दो। r इंटू रूट टू माइनस 1। तो x फ्रॉम द ज्योमेट्री r इंटू रूट टू माइनस 1। आर वी क्लियर या नॉट क्लियर? सब लोग बोलेंगे क्लियर या नॉट क्लियर? कहीं परेशानी? क्योंकि इस रे के नीचे वाली रेस तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी उस तरफ। मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। सरफेस में क्या होगा? इसके पहले वाले सारे यहां पे कभी भी पास नहीं करेंगे, कभी भी पास नहीं करेंगे। क्लियर है बात? 100% पक्का? क्लैरिटी आ गई? पूरी चर्चा क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना?
सो इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत सोचना है। इसको करने का कारण था कि मेरा जो नेक्स्ट मतलब थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि जहां पे रोशनी आ रही है, जहां पे रोशनी नहीं आ रही है, कितना हिस्सा दिखेगा और कितना हिस्सा नहीं दिखेगा, जो आपने जनरलाइज थ्योरी में भी पढ़ी होगी। दैट थ्योरी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान ले ये फिर से एक इंटरफेस है, ये फिर से क्या है, इंटरफेस है। चलो ये इस तरह बहुत सारे नॉर्मल चलो यहाँ पे होंगे जो भी है। यहां से 1 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे, एक बल्ब रखा हुआ है। कैसे बनाते थे बल्ब, मैं भूल गया, मैं बल्ब बनाना ही भूल गया भाई साहब। एक बल्ब रखा हुआ है ना, एक बल्ब यहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं। नाउ ये बल्ब अगर ऑब्जर्वर बाहर है, अगर ऑब्जर्वर बाहर है और नीचे एक बल्ब है, पानी के नीचे एक बल्ब रखा हुआ है, तो वो एक पैच बना देता है अपने ऊपर, जो तुम्हें दिखेगा जब तुम ऊपर से देखोगे। तो क्वेश्चन आएगा कि वो पैच का एरिया कितना है जो तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि वो जो बल्ब है वो रियलिटी में तो एक 3D कंटेनर में है कि नहीं। तो उसका जो ये भी होगा वो कैसा होगा, थोड़ा तुम समझ सकते हो कि पूरा फैला हुआ होगा। क्या होगा, पूरा फैला हुआ होगा पानी के ऊपर। अरे पानी भरा हुआ है कंटेनर में, नीचे बल्ब लगा है, तो जो तुम पानी ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, पूरा एक सर्कल दिखेगा, है ना। तो बात को समझना है यहाँ पे और ध्यान देना। कुछ रेज ऐसी होंगी जो ये मान ले तेरा डेंसर मीडियम है, क्या है, और ये मान ले तेरा रेयरर मीडियम है। यहां से रे निकलेगी, यहां पे आ जाओ। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि अभी तक ये क्या है, लेस देन थीटा सी है, ये अभी तक क्या है, लेस देन थीटा सी है। और एक उसी तरह और एक रे निकलेगी बल्ब से, है ना, इसी पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट मानो बल्ब को, इसी पॉइंट से देखो ये क्या है, एग्जैक्टली थीटा सी है, ये एग्जैक्टली क्या है, थीटा सी। तो ये भी तुम्हारा रिफ्रैक्शन वाला केस में जाता है, और ये यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे जाता है कि नहीं। नाउ फाइनली उस तरह यहाँ पे भी ऐसा रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना है, थीटा सी। तो ये कैसे गया होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया क्या, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, है ना, ये ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा सी। तो यहां पे भी रे कैसे गया होगा, ऐसे, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ कि नहीं। तो उस मीडियम में रे कितने सारे जा रहे हैं, मिनिमम ये वाले सारे और मैक्सिमम ये वाला, है कि नहीं। दूसरे मीडियम में कौन से वाले जा रहे हैं, मैक्सिमम ये वाला। तो उसकी आंखों तक, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे, उसकी आंखों तक भी कौन सा वाला पहुंच पाएगा, थीटा सी तक। उसके बाद वाले रे क्या उसके आंख पे पहुंचेंगे, नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे अब कोई भी अगर मैं रे दिखाऊं, लेट्स टेक सम अदर, चौक सारे खत्म हो गए। अब देख, अगर मैं थीटा सी से ग्रेटर वाला दिखाऊं, ये वाला, ये क्या है, ग्रेटर देन थीटा सी है, तो ये सारे के सारे किधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब रिफ्लेक्ट किधर हो जाएंगे, इधर ही हो जाएंगे। तो क्या ये वाले आंखों पे पहुंचेंगे, नहीं। अच्छा उसी तरह देख, यहाँ पे गए ऐसे और वापस किधर आ गए, अंदर आ गए। ये सब एंगल क्या है, ये सब एंगल क्या है, ग्रेटर देन। तो ऊपर वाले बंदे को जो एरिया दिखेगा मैक्स टू मैक्स, वो कौन सा एरिया होगा बताइए, वो एरिया होगा ये वाला, ये वाला एरिया होगा ना, या और कुछ एरिया होगा, क्योंकि पूरा पानी है ना भाई साहब वो। तो फैला जो होगा रे वो तो 3D में फैला होगा ना, इधर भी फैला होगा, इधर भी फैला होगा, पूरा 3D में फैला होगा। खुद सोच कि यहाँ पे ये बल्ब है, यहाँ पे ये बल्ब है, और वो पूरा 3D स्ट्रक्चर है, तो फैला कहाँ कहाँ होगा, पूरा यहाँ फैला होगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक फैला होगा, थीटा सी तक, मैक्सिमम कहां तक फैला होगा। और ये पूरा कैसे दिखेगा तुम्हें, नहीं दिखेगा, बोलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो वो पूरा चीज तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्टाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाहर वाले को कितना पैच दिखेगा, या अंदर वाला बाहर की दुनिया को कितना देख पाएगा। तो अंदर में, पानी के अंदर में ज्यादातर कौन रहते हैं, मरीन क्रीचर्स, कौन रहते हैं ज्यादातर। तो बल्ब कैन ऑल्सो बी रिप्लेस बाय मरीन क्रीचर और मरीन क्रीचर,
उल्टा भी पूछा जा सकता है, भाई साहब ऑब्जर्वर बाहर है तो पैच कितना दिखेगा, या ऑब्जर्वर अंदर है तो उसको बाहर की कितनी दुनिया दिखेगी, यस और नो। तो ये जो, हाँ बोलो, आंसर सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, आंसर सेम होगा। दूसरी चीज, ये दिस इज एक्टिंग एज अ विंडो फॉर द मरीन क्रीचर बिकॉज दे आर वॉचिंग आउटसाइड, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर पैच इज नोन एज द वर्चुअल विंडो ऑफ मरीन क्रीचर्स। दिस इज नोन एज द वर्चुअल विंडो फॉर मरीन क्रीचर्स। क्लियर है बात? बोलिए 100% क्लियर। तो ये नेचर के साथ थोड़ा अच्छा चीज हुआ कि मछली भी देख पाता है कुछ स्पेसिफिक दुनिया को, पूरा नहीं देख पाता है अपने लाइफ में, है कि नहीं? ओके सर, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मेरे को दे दिया है, मान लो कुछ डेटा ले लेते हैं कि मान लो ये तुम्हें 1 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया है? 1 मीटर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था ये? 1 मीटर। अच्छा, म्यू आपको दिया गया है इसका √2, कितना दिया गया है म्यू? √2, और ऊपर वाले का म्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो बताओ थीटा सी यहाँ पे कितना होगा? हाँ फिर से 45, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/√2, थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री रहा होगा, यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो गया होगा? 45 डिग्री, तो 90 डिग्री पे चला गया होगा, यस और नो? ये 45 डिग्री, ये भी कितना डिग्री? 45 डिग्री, तो ये किधर चला गया होगा? क्लियर हुई बात? 100% पक्का। तो 45 डिग्री के बाद वाले हमें नहीं दिख रहे, हमें इतना बड़ा एरिया का इसका एरिया निकालना है। अब इसका क्या निकालना है मुझे? सो इज इट नॉट अ सर्कल नाउ? यस, इफ इट इज अ सर्कल इट हैज अ रेडियस r, इट हैज अ रेडियस r, है कि नहीं? अब वो r कितना होगा आप बताइए मेरे को, कितना होगा बताइए? r कौन मुझे निकाल के बताएगा? r कहां से? सेंटर से लेंगे ना, तो सेंटर से यहां से, है ना? बताओ r कितना होगा और कैसे निकालेंगे? सो ध्यान से देखें आप, ये ट्रायंगल देख, ये O, ये मान ले पॉइंट A और ये पॉइंट मान ले M, है कि नहीं? OAM, ये थीटा सी, तो ये भी कितना? अरे ये थीटा सी, तो ये भी कितना? थीटा सी, बहुत बढ़िया। सो दिस इज अगेन थीटा सी, दिस अगेन व्हाट? थीटा सी, है कि नहीं? नाउ साइन थीटा सी, या क्या लेंगे यहाँ पे? साइन ही लेंगे। तो साइन थीटा सी इक्वल टू r बाय, तो इसको अभी के लिए मैं d कर दूं क्या? थोड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको d कर दे, इसको r कर दे, इसको थीटा सी, तो इसको भी क्या कर दे? थीटा सी। अब देख यहाँ पे साइन थीटा सी बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज r बाय r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं? बोलिए, अरे है कि नहीं? सब लोग बोलेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट व्हाट? r कितना होगा बताओ? कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, नो नथिंग इज ए इशू, ठीक है? साइन थीटा सी का वैल्यू तुम यहां से निकाल। ओके, तो ध्यान से देखें आप, जो साइन थीटा सी था, कौन सा? साइन थीटा सी, वो कितना आ गया? r बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से आपने r लिखा साइन थीटा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। अब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दें तो आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर को एक तरफ ले आए तो आर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी, फिर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, आर स्क्वायर कॉमन लिया आपने, और यहाँ पे रिप्लेस कर दें साइन थीटा सी को 1 बाय म्यू से। किससे रिप्लेस कर दें? 1 बाय म्यू से। तो 1 बाय म्यू से रिप्लेस कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 1 बाय म्यू स्क्वायर। फाइनली आर को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा डी बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, डी बाय म्यू स्क्वायर माइनस, हाँ डी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा डी बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1 का। क्लियर है बात? हाँ, अगर आप tan थीटा सी से भी करेंगे तो और भी आसानी है, तो tan थीटा सी से भी कर ले एक बार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है tan थीटा सी में? क्या नहीं आएगा? म्यू नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो फिर से परेशानी होगी, फिर से आप अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा सी को आप लिखेंगे कितना बताओ तो? tan थीटा सी आप लिखेंगे कितना? r बाय डी तक तो बहुत बढ़िया। अब r इक्वल टू कितना लिखेंगे? d tan थीटा सी, कितना लिखेंगे? है कि नहीं? तो अगर थीटा सी पता है तब तो ये एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आप 1 बाय म्यू से रिप्लेस कर पाएंगे क्या? नहीं, फिर आप इसको लिखेंगे साइन थीटा सी बाय
cos थीटा सी, cos थीटा सी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी का रूट ओवर, तो ऑटोमेटिकली वापस वहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर है बात? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखो तुम चालाकी लगाना तुम्हारा काम है, ये इजी कॉन्सेप्ट है तो यहाँ चालाकी लगा ले रहे हो। अगर वही फिर अच्छा कोई क्वेश्चन आया तो फिर वहां चालाकी काम नहीं करेगी। सो यू नो जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उसके लिए आपको बेसिक्स पे चलना ही पड़ेगा। हाँ चालाकी लगानी तो आप अपने तरफ से लगाइए, है कि नहीं। एक जनरलाइज थ्योरी में आप जैसा थ्योरी होता है वैसा, अरे है कि नहीं। क्लियर हो गई बात सबको यहाँ पे, कोई परेशानी किसी को भी। सो दिस इज नोन एज व्हाट, द वर्चुअल विंडो फॉर मरीन क्रीचर्स। I hope this much is clear. एक मैं आपको होमवर्क दूं क्या? एक होमवर्क ले, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। भयंकर सवाल है। यहां पे बल्ब जो था ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मिटा दूं क्या इसको? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा वो ध्यान देना। होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है। होमवर्क नेक्स्ट क्लास करके नहीं आओगे, खून कर दूंगा। ये बल्ब है या ट्यूबलाइट है मान ली। ये क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का लेंथ कितना है? 5 मीटर का ट्यूबलाइट है। कितने का है? और ये कितना कितना नीचे रखा हुआ है? 1 मीटर। इसका म्यू आपको दिया है √2, इसका म्यू आपको दिया है 1। बताइए कितना पैच आपको दिखेगा? L प्लस। तो वो कैसे हो रहा है L+2R? सही है। वो बोलना नहीं था बच्चे लोगों के लिए, इट्स ओके। तुम बच्चे लोगों को बता दिए मेन चीज। अरे है कि नहीं। तो कुछ कुछ इसमें क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन है। कुछ कुछ इसमें इलिप्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा अगर मैं पूरा इसको थ्योरी के बेसिस पे पढ़ाऊं। प्लस अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे हुआ वो भी सब बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप नॉर्मल लॉजिक से करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल टीच यू मोर ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे इलिप्स का कॉन्सेप्ट आता है, इलिप्सॉइड्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। हाँ सर्कल के थ्रू अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे बोले वैसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बात सबको? बोलो। लेकिन हाँ ठीक है, तो बोलो। फिर आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर क्या है इसका। आंसर देख के थोड़ा पागल हो जाओगे तुम। ठीक है, आंसर ये है, तो आप थोड़ा सोचिए, है ना, है ना। जस्ट वही लिखने ही जा रहे थे। क्लियर हुई बात? पक्का 100%? नेक्स्ट पुट द हेडिंग एज प्रिज्म। हेड डालिए प्रिज्म, है ना। चलो अब आपका दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। ज्यादा नहीं, थोड़ी चर्चा करेंगे, देन विल गो। हम नेक्स्ट क्लास और बातें करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, दिस दिस। ये क्या बन गया भाई साहब? प्रिज्म। बना कि नहीं? अरे बना कि नहीं? ऑब्वियसली। यहां देख, रे आया, गया और निकला। ना नहीं दिख रहा है सर? 3D रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे यही ना, अरे प्रिज्म तो यही इस टाइप की कुछ चीजें होती है ना, बोलो कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। अब सोच कि ये दो सरफेस है, ये तो क्या है? सरफेस है कि नहीं? बोलो। नहीं आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये दो अगर सरफेस है तो इनके बीच का एंगल कितना है? कितना है? कुछ का एंगल, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बात? 100% क्लियर। सेम अगर कुछ इस टाइप का भी है,
तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 90 डिग्री। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी कैसे भी, ठीक है, बोलो है कि नहीं। अच्छा, क्या हो गया ये? दिल का भरम है तू, आते नहीं This is what again a prism. This again what? A prism. But ये एक ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको, है ना। ये हम आगे वाले आने वाले क्लासेस में आपको क्लियर करेंगे। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म, एनी काइंड ऑफ प्रिज्म कैन बी प्रेजेंट, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ना। लेकिन अभी के लिए आप हमारा फोकस किस पे रहेगा, इस वाले प्रिज्म पे, ठीक है। बोलो क्लियर है। अच्छा, जस्ट 1 सेकेंड। है ना। अब देखो तो ये टूटा हुआ प्रिज्म है। अरे ये क्या है, नहीं है ये टूटा हुआ प्रिज्म। अगर मैं इसको ऐसे करूं, है ना, तो ये टूटा हुआ प्रिज्म है ना। कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो और भी अच्छी बात है ना। तो बहुत सारे अनेक केसेस आपको ऐसे तोड़ के, जोड़ के, मड़ोड़ के, स्लैब बना के, जिसको प्रिज्म, दिस इज स्लैब एज अ प्रिज्म, इज इट नॉट अ स्लैब। तो ये सारे केसेस आपको इस पूरे चैप्टर में देखने मिलेंगे, ठीक है। सो डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। आपको 3D व्यू रहेगा तो माइंड में थोड़ा बहुत याद भी रहेगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन इसका मैं बस फ्रंट व्यू बनाऊंगा अब, और फ्रंट व्यू से हम पूरी चैप्टर पढ़ेंगे प्रिज्म का। एंड बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं, लेकिन वो जेईई मेंस और एडवांस की बात है। लेकिन ये प्रॉपर आपका नीट में भी आएगा और आपका मेंस में भी आएगा। जेईई मेंस और नीट दोनों में आता है। ये सब सवाल तुम्हें मैं कराऊंगा अलग से, जब मुझे इच्छा होगी कराने की, है ना। जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये वाले क्वेश्चन, फिर अनेकों, फिर इसको भी ब्रेक कर देंगे बीच से। बहुत सारे एक सवाल आते हैं, मैं बताऊंगा आपको। क्लियर हुई बात। तो ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना लें आप। इसके बाद हम आगे, अब वी आर नाउ स्टार्टिंग। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो देखो ध्यान देना, ये सरफेस से अगर रे जाएगा तो फिर पीछे वाले सरफेस से निकलेगा भी, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट करूंगा तो पीछे वाले सरफेस से भी निकलेगा। तो प्रिज्म में हमेशा दो सरफेस क्या रहते हैं, हम लोग पैरेलल लेते हैं। क्या लेते हैं, पैरेलल। यस और नो, ओके। और फिर इंक्लाइंड है, उनके बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर हुई बात। इतना तक तो सब क्लियर है। अब देखो तो, अब ध्यान दे एकदम। पहला काम आपका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका पहला काम, जैसे फ्रंट व्यू में बना रहा हूं, फिर से फ्रंट व्यू बना रहे है ना। ये आपका फ्रंट व्यू है। आपको ये 60 डिग्री मान लो दिया है, ये मान लो कितना है 70 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा। अगर रे तुम्हारी गई ऐसे, देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 50। श्योर है आप। अच्छा, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं,
70। और अगर आप ऐसे जा रहे हैं क्या होगा? 60। तो तीनों के तीनों एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग फिर सर ये वाला बस, अरे ऐसा नहीं ना भाई साहब, ट्राइंगल को आप ऐसे भी रख सकते हो कि नहीं। तो ये 70 डिग्री हो गया, ये उठा दिया ऐसे तो ये 50 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो वापस से ये रे कैसे आया कैसे आया कैसे आया, तो ये वाले कंडीशन में कौन बना 70, ये कौन 50, 70 और एक बार ऐसे रख दो, है कि नहीं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ ये बनेगा तुम्हारा किधर आएगा 60 ऊपर आएगा, है ना, और 70 किधर जाएगा इस तरफ, और 50 किधर जाएगा इस तरफ, अरे है कि नहीं। इसी को ना पलटा रहे हैं बस, इसको ऐसे पलटा है इसको ऐसे पलटा है, फिर वापस से इसको ऐसे पलटा है और इसको ऐसे पलटा है, तो वापस से ये रे सो एनीथिंग कैन बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रिज्म। आप ध्यान दें कि रे कहां से कहां जा रही है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ थ्योरीज की बात आ जाओ अब, है ना। अब कुछ थ्योरी पे आ जाओ, मिटा दूं क्या इसको, समझ गए ना ये, बहुत बढ़िया। तो ये इंट्रोडक्शन है आज प्रिज्म का, इसलिए उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास तक पूरी प्रिज्म क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वील स्टार्ट विद द लेंस पार्ट एंड ऑल्सो सम अदर रिफ्रैक्शन। तो चलो मान लो कि ये तुम्हारा एक प्रिज्म है, तो ये एंगल कितना होगा ए। अच्छा, यहां से एक रे गई होगी, ये ऐसे सीधी हो गई होगी एंड फिर यहां से ये ऐसे चली गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लू चौक या पिंक वाला है नहीं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल और एक है ना, और एक यहाँ पे नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल है और ये इस पे नॉर्मल है कि नहीं ना। और यहाँ पे दो नॉर्मल मिल गए, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, एंगल आई। अच्छा, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ, ये एंगल यहाँ पे क्या है ए। अच्छा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल कितना होगा। अच्छा, उसके पहले ये एंगल कितना है R1। श्योर हाँ। अरे भाई साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां से नापते हैं। हाँ सर, ये सब गलती हमसे ना हो तो ये बढ़िया है। आप यहाँ से एंगल जो लेते हो ना वो लोग मर जाओ भाई। अब देखिए यहाँ कितना R2, तो ये ट्रायंगल में ये कितना होगा, ये ट्रायंगल है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, है कि नहीं। एंड नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो ये दोनों अपोजिट साइड मिलके कितने बनेंगे 180, कितने बनेंगे। सो A प्लस पाई माइनस R1 प्लस R2, या माइनस ही कर देते हैं, R1 माइनस R2 ऐड किया ना सबको, इक्वल टू कितना हो जाएगा। सो पाई एंड पाई गॉट कैंसिल, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या निकल गया है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आगे बताओ अब, डेल्टा नेट क्या निकालना है, डेल्टा नेट। तो अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है डेल्टा नेट का। दो बार रिफ्रैक्शन हुई, कितनी बार, रे को जाना किधर चाहिए था, गया किधर, दिस इज डेल्टा, दिस इज व्हाट, डेल्टा जाना चाहिए था ऐसे, घूम गया ऐसे। तो बताओ पहला केस में डेल्टा कितना हुआ, कितना I माइनस R1, है कि नहीं, बोलिए, बहुत बढ़िया। अब बताओ वापस से रे को जाना किधर था और वो गया किधर, तो ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, ये कितना होगा बताओ, E माइनस, श्योर है आप, बहुत बढ़िया, दिस इज E माइनस R2, yes or no। therefore delta net comes out to be delta 1 plus delta 2। तो delta 1 कितना है भाई साहब, I माइनस R1 प्लस delta 2 कितना है, E माइनस R2, yes or no।
तो अब देखो तो यहाँ पे ये हो जाएगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एंड R1 प्लस R2 यहाँ से कितना है A, तो ये कितना हो गया I प्लस ई माइनस A इज द डेल्टा नेट। यस और नो बोलिए। अच्छा, और एक कंडीशन, इफ किसी केस में सपोज मान लो एंगल I बराबर एंगल E, सो इन दैट केस डेल्टा नेट बराबर 2I माइनस A और 2E माइनस A। बोलिए। क्लियर है? बोलो। और स्नेल्स लॉ कहाँ कहाँ लगा होगा? यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। क्या क्या होगा देखो तो, 1 इंटू साइन आई बराबर इसका म्यू दिया रहेगा, म्यू ऑफ द प्रिज्म, ये हो जाएगा म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1, और एक क्या लगाओगे फिर से, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन E। दीज आर द स्नेल्स लॉ का इक्वेशन जो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर तेरे को I पता है और A पता है तो तू पूरी PhD इसमें कर सकता है, बस तेरे को उतना ही खोजना है, उसके बाद रेस्ट वो खुद ही अपने सारे फॉर्मूला में बैठ जाएंगे। ये सर नो, बट यू शुड नो एटलीस्ट I, यू शुड नो म्यू ऑफ द प्रिज्म, तो R1 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है कि नहीं? बोलो। उसके बाद इफ यू नो द E तो ऑटोमेटिकली R2 भी निकल जाएगा, है कि नहीं? अगर तुझे E पता है तो R2 निकल जाएगा, I पता है तो R1 निकल जाएगा, बिकॉज म्यू ऑफ प्रिज्म तो तुझे हमेशा पता होगा। क्या है बात? उसके बाद अगर ये सारी चीजें पता है तो डेल्टा नेट निकल जाएगा, डेल्टा नेट पता है, R1 R2 का समेशन भी पता चल जाएगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और एक R1 पता है तो एक R2 भी पता चल जाएगा। क्लियर है बात? सो थोड़ी बहुत चीजें भी दी रहेंगी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन बहुत प्रकार के हैं, है कि नहीं? यस। सो नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? दैट इज, मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ लिखो। तो क्वेश्चन जो अपने मैं दे देता हूं, आपका 60 डिग्री का एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, वरना छोड़ो, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला एक है ना? फ्रंट व्यू से इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या क्या दिया है, एक मिनट को देखने, बस कुछ चीज दिया है। यहाँ पे म्यू दिया हुआ है √2, कितना दिया हुआ है? √2 दिया है कि √3 दिया है? √3 दिया हुआ है। कितना दिया है? रूट है ना? और यहां पे रे तुमने गिराई है, और ये कितना एंगल बना रहा है? यहां से 60 डिग्री। कितना बना रहा है? यू नीड टू फाइंड द डेल्टा नेट, यू हैव टू फाइंड द डेल्टा नेट। चलो जल्दी से डेल्टा नेट फाइंड करके बताओ मेरे को। नेक्स्ट क्लास HC वर्मा में जितने भी रिलेटेड डाउट्स होंगे आपके रिफ्रैक्शन के, वो पहले हम लेंगे, क्योंकि आपको HC वर्मा बनाना ही बनाना है ऑप्टिक्स का, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास तक आप प्रिज्म के पहले तक पूरा बनाएंगे, बना लेना। हो गया? तो प्रिज्म का इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना? क्या दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज नोन। बाहर का म्यू आल्सो यू नो दैट म्यू इक्वल टू 1. So whatever you can find, just find it. Delta net. कितना आएगा? देखो तो, ये रे का R कितना होगा? R कितना होगा? R कितना आएगा? अरे R बताओ पहले। R1 बताइए कितना होगा? 30 डिग्री आ रहा है तो सबका आ रहा है। चलो उसके बाद बताओ, अब कितना होगा? ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? 60। अरे सिमेट्रिकल है भाई, 60 से घुसा 30 तो 30 से घुसा 60, खत्म। नहीं हुआ?
खत्म है कहानी। तो फिर बता यहाँ पे, अब तेरे को आई पता है, ई पता है, ए पता है, तो क्या होगा आंसर? 60 + 60 - 60, कितना है आंसर? खत्म। आई प्लस ई माइनस ए। सो फॉर्मूला बेसिस पे जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए आई प्लस ई माइनस ए विच इज इक्वल टू दिस मच। आई इज 60 डिग्री, देन ई इज ऑल्सो 60 डिग्री, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑल्सो 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल। बोलिए अब सर क्या ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? नहीं, यहाँ पे R1 R2 सेम है इसलिए ना, और R1 R2 सेम नहीं हुए तो सिमेट्रिक नहीं होगा। वेरी सिंपल। अरे ये 60 डिग्री था इसलिए फायदा हुआ, कुछ और होता तो इसलिए, समझे कि नहीं? इट्स नॉट ऑलवेज पैरेलल। क्लियर हुई बात? बोलो। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। देखिए मिटा दें क्या? अब क्या ये सारे फॉर्मूलाज अगर मैं डायरेक्ट रट लूं सर तो फायदे होंगे? होंगे, बहुत में होंगे भी और बहुत में नहीं भी होंगे। सो इफ द प्रिज्म इज समथिंग लाइक दिस, ये मान ले 15 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 15 डिग्री, और इसका n आपको दिया है √2। कितना दिया हुआ है n इसका? √2। और आप रे को ऐसे गिरा रहे हो। आप रे को कैसे गिरा रहे हो? ऐसे गिरा रहे हो। इट्स अ ग्रेजिंग इंसिडेंस। It's a grazing incidence. जल्दी बताइए। डेल्टा नेट, आपको डेल्टा नेट ही बताना है। क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट? डेल्टा नेट बताना है। ऑरेंज चौक दिख रहा है ना? यही दिख रहा है। ओके बताओ। बताइए। ये √2 है, अच्छा यहाँ साइन थीटा सी आएगा कहीं ना कहीं, या कुछ नहीं तो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कर 1 × साइन 90 डिग्री बराबर √2 × साइन आर। अरे है कि नहीं? तो साइन आर बराबर 1/√2, सो आर बराबर, ये वही वाला केस हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ये वही वाला केस हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, कि अगर इंसिडेंट है तो वो थीटा सी से पास करेगा। यहाँ देखो थीटा सी भी उतना ही होगा, थीटा सी भी कितना होगा? उतना ही होगा। बोलेंगे सब लोग। मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल है, मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, है ना? तो ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितने से पास करेगा? यहाँ पे कितने से पास करेगा? यहाँ से 45 से। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज द नॉर्मल। तो यहाँ से ये कितना एंगल हो गया? और ये इस पे कितना था? सो यहाँ पे एंगल आई है 90 डिग्री, यहाँ पे R1 आपका कितना है? 45 डिग्री। कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। क्लियर है बात? है ना? अब बताओ मेरे को R2 कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। R2 कितना होगा? तो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल प्लॉट भी करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा नॉर्मल। अरे है कि नहीं? नॉर्मल कुछ ऐसा होगा कि नहीं? 90 डिग्री ऐसा ही होगा ना इस पे। अरे सरफेस ये है, पॉइंट ये है, तो नॉर्मल ऐसा नहीं होगा। तो वही नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया। कितना होगा जल्दी बताइए? R2 कितना होगा बताइए? R2 कितना बोल रहे हो? 60 तो नहीं है यार, 30 नीचे आ रहा है। अरे ये होता है ना एंगल, ये होगा ना? अरे ये होगा ना एंगल, ना नहीं होगा? तो कितना आएगा वो बोल बताओ तो? 30 डिग्री। कितना होगा? कैसे निकाले? बस। तो ये कितना हो जाएगा? 30। क्यों? अरे भाई साहब ये 15,
ये पूरा देख, ये ट्रायंगल देख, ए, ये मान ले बी, ये मान ले सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये 15 है, तो ये 45 है, तो ये कितना है? ये कितना है बोलो? ध्यान समझो, मैं बोल रहा हूं ये 15 है, ये 45 है, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये है ना 45, क्योंकि ये इस पे क्या है, ये वाला लाइन इस पे क्या है? अच्छा, ये 45 देखना, ये पूरा 45, ये 15, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 160, सॉरी 60। तो ये कितना हो गया पूरा? ये पूरा कितना हो गया? 120। और ये खुद में कितना? 90। तो ये कितना हुआ? 30। ये कितना हो गया? यस और नो? देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, अरे है कि नहीं बोलिए? ये 15, ये 45, तो ये एंगल कितना? 120। अरे ट्रायंगल नहीं दिख रहा क्या? ए, ये 15, ये 45, तो ये बचा कितना? अरे बचा कितना? 120। और यहाँ 120 पे यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर रखा है आपने, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो ये एंगल कितना हुआ? 30। सिंपल। क्लियर हुई बात? 100% पक्का? अच्छा, ये तो हो गया सर। अब एक बात, उसके बाद अब बताओ इमरजेंस कितना होगा? स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, कितना होगा? 45। मतलब रे किधर जानी चाहिए थी? हम जा कहां से कहां रहे हैं? डेंसर से रेयरर, मतलब रे को जाना ऐसे चाहिए था। हम जा कहां से? डेंसर से, तो रे किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे किधर जाएगी? कहीं पे, यहां पे जाएगी। यस और नो? और ये एंगल इस नॉर्मल से कितना बनाएगा? कितना बना रहा है? 45 डिग्री। सर कैसे निकाले? स्नेल्स लॉ लगाइए। क्या लगाइए? स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ना इन दोनों पे? अरे इंटरफेस है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उस फॉर्मूला के साथ, वहां पे दोनों साइड जो आपने डेल्टा देखा था वो सेम डायरेक्शन में था। वो किस डायरेक्शन में था? याद करो, जब प्रिज्म का एंगल थोड़ा अच्छा खासा था, कितना था उसमें? 60। यहां पे ये इधर जाना चाहिए था, गया किधर? क्लॉक। गया किधर? क्लॉक। अच्छा, ये इधर जाना चाहिए था, गया किधर? क्लॉक। बट यहां देख, यहां पे क्या हुआ? यहां जाना चाहिए था सीधा, गया किधर? क्लॉक। यहां जाना चाहिए था उधर, गया किधर? एंटी क्लॉक। क्या हो गया? जिन्होंने फॉर्मूला यूज किया उनका थोड़ा सा गलत हो गया होगा। माइनस में आ रहा था क्या आंसर? आंसर -30 आ रहा था किसी का? -30 आ रहा था क्या? आंसर -30 आ रहा था क्या? बोलो। -60 आ रहा है? श्योर? देखते हैं, एक मिनट रुको। तो डेल्टा नेट अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा? R1 + R2 - A। R1 कितना है यहाँ पे? हाँ, I + E - A। हाँ, I कितना है यहाँ पे? 90। E कितना है यहाँ पे? 45। A कितना है यहाँ पे? कितना? तो कितना आएगा ये? क्या बोल रहे हैं? बोलो। अरे डेल्टा नेट का फॉर्मूला कितना है? I + E - A। तो श्योर है आप कि गलत? वो भी हाँ। तो बताओ, तो 90 हो गया ये, प्लस 40, अच्छा 90 + 45 कितना? 185 - 15 कितना? कितना? 120 डिग्री। सही की गलत? हाँ, तो कुछ बोला गया? तो ये गलत हो गया। दिस इज द रियल एंड राइट आंसर। ध्यान रखें आप इस चीज का कि जब भी प्रिज्म बहुत छोटे एंगल का होगा और ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो जनरल फॉर्मूला पुट ना करें, आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप एक बार क्लॉक ले रहे हो और एक बार आप एंटी क्लॉक ले रहे हो, जिस वजह से ये आंसर प्रॉब्लमैटिक आएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। सो दिस हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड
दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप स्नेल्स लॉ लगा लगा के आप R1 R2 निकाले, उसको वहां पे पुट करें, उसके बेसिस पे डेल्टा ढूंढ लें, जितना जा रहा था वहां से कितना बेंड किया, सो दैट इज डेल्टा 1। फिर यहाँ पे जितना जा रहा था जितना बेंड किया दैट इज डेल्टा 2, एंड वो दोनों का देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस होगा, एंड दिस विल बी बड़ा वाला का साइन, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर हुई बात? चलो थैंक यू।